हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स इल्शुडेट। इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं मार्च 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो स्टे कनेक्ट विद कॉमर्स इल्शुडेट फॉर मोर वीडियोस अपडेट। क्वेश्चन फर्स्ट, एन आइडियल एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग वुड एंश्योर दैट। जो आइडियल एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग होती है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें देखना है इनमें से कौन से पॉइंट्स सही है। तो फर्स्ट दे रखा है द एड मोटिवेट्स कंज्यूमर टू कंसिडर परचेज ऑफ द ब्रांड। जो एड होती है वो कस्टमर्स को किसी पर्टिकुलर ब्रांड या गुड्स के लिए मोटिवेट करती है ताकि कस्टमर्स उसको परचेज कर सके। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है द एड गिव्स मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट नॉलेज टू द कस्टमर। जो एड होती है वो कस्टमर्स को अवेयर करती है किसी प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में, लेकिन एड के अंदर उस प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। तो ये यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है द एड पोजेस द कंज्यूमर टू पे अटेंशन बट डज नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंटेंट मैसेज। जो एड्स होती है वो कंज्यूमर के अटेंशन को गेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस बात का भी ध्यान रखती है कि जो उनका इंटेंट मैसेज है जो उस एड के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हैं उससे कस्टमर डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है द एड properly reflect the consumer's level of understanding and behaviors with the product and the brand। जो एड है वो कंज्यूमर्स के बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करती है जो भी उनका प्रोडक्ट या ब्रांड को लेके है। तो ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है द राइट कंज्यूमर इज एक्सपोज टू राइट मैसेज एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। जो एड है उसका मेन एम होता है कि राइट मैसेज राइट प्लेस पे राइट टाइम पर और राइट कस्टमर तक पहुंचाना। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, सी, डी और ई। ये दे रखा है ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ड्यूटीज ऑफ बेलियर इंक्लूड। बेलियर की ड्यूटीज बतानी है, इनमें से कौन सी है। तो बेलियर कौन होता है? जो ओनर होता है गुड्स का। और बेली जो बेलियर की गुड्स को किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए अपने पास रखता है वो होता है बेली। तो यहाँ पे हमें बेलियर की ड्यूटीज बतानी है। तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है टेक केयर ऑफ गुड्स। टेक केयर ऑफ गुड्स बेली की ड्यूटी होती है। जब बेली बेलियर की गुड्स को अपने पास रखता है तो ये बेली की ड्यूटी होती है कि वो उन गुड्स का अच्छे से ध्यान रखे। तो ये बेलियर की ड्यूटी नहीं होती, इसलिए ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे उन गुड्स पर वो कौन बियर करेगा? बेलियर। तो ये यहाँ पे ड्यूटीज है बेलियर की। नेक्स्ट है रिटर्न एक्रेशन टू द गुड्स। जब बेली के पास ये गुड्स है और इन पे कोई भी एडिशनल बेनिफिट हो रहा है बेली को, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो उन बेनिफिट्स को बेलियर को रिटर्न करे। तो ये बेली की ड्यूटी है, ना कि बेलियर की। तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिम्निफाई द बेली। अगर बेलियर की वजह से बेली को कोई भी लॉस या डैमेजेस हो रहे हैं तो जो बेलियर है उसकी ड्यूटी है कि वो बेली को इंडिम्निफाई करे। तो ये भी बेलियर की ड्यूटी है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्लोज नॉन फॉल्ट्स। अगर गुड्स में कोई भी फॉल्ट्स है और वो बेलियर को पहले से पता है तो वो बेली को उन गुड्स को डिलीवर करने से पहले उन सभी फॉल्ट्स को डिस्क्लोज करेगा बेली को। ये भी बेलियर की ड्यूटी होती है। तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, डी और ई। ये दे रखा है ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज बाय द म्यूचुअल कंसेंट। हमें कुछ मेथड्स दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन से मेथड है जिनके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट को म्यूचुअली कंसेंट से डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो फर्स्ट दे रखा है नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है कि जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसको ख़त्म करके दोनों पार्टीज ने म्यूचुअल कंसेंट से एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो ये भी एक मेथड होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को म्यूचुअली कंसेंट से डिस्चार्ज करने का। उसके बाद नेक्स्ट है रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है रिमिशन। रिमिशन के अंदर क्या होता है, दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से डिस्चार्ज करती है कॉन्ट्रैक्ट को लेसर डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे कि दो पार्टीज है, एक पार्टी को दूसरी पार्टी से 10,000 रुपीज़ देने थे, लेकिन वो पार्टी दूसरी पार्टी को सिर्फ 8,000 रुपये दे रही है, तो वो 8,000 रुपीज़ को ही एक्सेप्ट करके म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं रिमिशन। उसके बाद नेक्स्ट है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से कुछ टर्म और कंडीशंस जो थी उनकी कॉन्ट्रैक्ट की उनको चेंज कर लेते हैं और फिर आगे उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अकर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। तो ये भी रिमिशन की तरह ही होता है, दोनों पार्टीज अपनी म्यूचुअल कंसेंट से एक सेटिस्फाइड अमाउंट डिसाइड करके और उस पर डिस्चार्ज कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये भी इसका पार्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी और ई, फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइटली एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू स्टैटिकल टेस्टिंग। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स राइटली एक्सप्रेस कर रही है स्टैटिकल टेस्टिंग के रिलेशन को। तो फर्स्ट दे रखा है व्हेन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आर टू स्मॉल द वैल्यू ऑफ chi square will be overestimated and will result in too many rejection of null hypothesis। मीन्स जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आई है chi square में वो ज़्यादा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। तो जब भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। तो यहाँ पे यही कह रखा है टू मैनी रिजेक्शंस ऑफ नल हाइपोथेसिस, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है मैन विटनी टेस्ट अज्यूम्स दैट पॉपुलेशन इज नॉर्मल। जो मैन विटनी टेस्ट होता है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नॉर्मली जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसके अंदर पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या रखा है कि मैन विटनी टेस्ट में पॉपुलेशन नॉर्मल होती है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रुशियल वैल्यू टेस्ट इज सिमिलर टू वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो क्रुशियल वैल्यू टेस्ट होता है ये वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की तरह ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है द होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस मीन्स दैट द टेस्ट इज कंसिडर्ड विद द hypothesis that the identical means came from the same population। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि जो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होता है उसके अंदर मीन सेम नहीं होता बल्कि वेरिएंस सेम होता है, केम फ्रॉम सेम पॉपुलेशन। तो यहाँ पे अगर वेरिएंस होता तो ये स्टेटमेंट सही थी, लेकिन यहाँ पे मीन दे रखा है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय डेफिनेशन नॉर्मल। जो स्टूडेंट टी टेस्ट है ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, और पैरामेट्रिक टेस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ये यहाँ पे सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी और ई, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्टेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर जॉइंट प्रोडक्ट्स आर सेपरेटली आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जब दो जॉइंट प्रोडक्ट और दोनों की मैन्युफैक्चरिंग साथ हो रही है और जिस पॉइंट पे उन्हें दोनों प्रोडक्ट्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई करते हैं उसे हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। इसमें यही कह रखा है द स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है दो जॉइंट प्रोडक्ट की, तो जहाँ पे उन्हें सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है द प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर्ड आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर कॉल्ड सेपरेबल कॉस्ट। जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हमने सेपरेटली आइडेंटिफाई कर लिया दोनों प्रोडक्ट को और उसके बाद जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी तो दोनों प्रोडक्ट की अलग अलग सेपरेट कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे बोल रखे द प्रोडक्शन कॉस्ट, जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं सेपरेबल कॉस्ट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट का है। दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो ये बिल्कुल सही है। जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो सेट ऑफ किया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दे रखे है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एक्सीडिंग ₹1 लाख आर सब्जेक्ट टू टैक्स एट द रेट ऑफ 10% विद इंडेक्शन एंड एट 20% विदाउट इंडेक्शन। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अगर वो 1 लाख से ज़्यादा होता है तो उस पर 10% टैक्स लगता है, लेकिन विदाउट इंडेक्शन। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती है। 10% जैसे इक्विटी पे लगता है, ऐसे 20% की ये अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे जो 10% है वो विदाउट इंडेक्शन होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से। असर्शन दे रखा है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोडक्ट टू सेल इज लाइफ इंश्योरेंस। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो सबसे डिफिकल्ट प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, सच दैट वन हु सेल लाइफ इंश्योरेंस कैन सेल एनीथिंग अंडर द सन। मतलब अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस को सेल कर रहा है तो वो कुछ भी सेल कर सकता है। रीजन दे रखा है what is sought to be marketed in life insurance is an assurance whereby payment of money is assured upon death or happening of any contingency dependent upon human life। असर्शन में क्या रखा है कि लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोडक्ट है। अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस को सेल कर सकता है तो कुछ भी सेल कर सकता है। और रीजन क्या दे रखा है, जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग की डेथ को एश्योरेंस दी जाती है मनी की पेमेंट के थ्रू, या उसकी लाइफ में कोई भी कॉन्टीजेंसी इवेंट होता है तो उसमें। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी की लाइफ को हम मनी से एश्योरेंस दे रहे हैं तो ये कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस को डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन और रीजन से है। असर्शन दे रखी है इकोनॉमिक प्रॉफिट इज स्मॉलर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है वो कम होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट से। और रीजन क्या दे रखे हैं, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। और इकोनॉमिक प्रॉफिट में
रिवेन्यू के अंदर से हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कोस्ट को माइनस करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसका रीजन, ये जो रीजन दे रखा है ये भी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फर्म्स in developing countries have closed their shutters because of the competition from large MNCs. MNCs के अंदर की वजह से बहुत सारा कंपटीशन राइज हो रहा है मार्केट में। तो उसकी वजह से बहुत सारी जो छोटी छोटी फर्म्स है डेवलपिंग कंट्री में वो बंद हो गई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखी है MNCs have played ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज। जो पुअर कंट्रीज है उनके अंदर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है MNCs बाय ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। उन कंट्रीज में टेक्नोलॉजी लेके जाती है, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करती है और प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हेल्प करती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। MNCs के थ्रू नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की के लिए हेल्प मिलती है MNCs के थ्रू। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्ट विद Commerce Institute for more videos update. Thank you.